वर्क एनर्जी और पावर में जो मेन चीजें हैं हमने कल आपको बता दी थी। आज जो हम लोग इसका दूसरे पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा मेन क्या चीज है, वह है कि आज हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। कल हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी कि क्या चीजें है वर्क एनर्जी और पावर में, और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आंसर हमको कौन कौन से लगाने हैं और कौन कौन से परीक्षा में आने की संभावना है। उन प्रश्नों के बारे में आज चर्चा की जाएगी। इसे कह रहा है राइट केस व्हेन इज वर्क डन बाय ए फोर्स जीरो। कह रहा है कि कार्य किया जाए, एक ऐसा उदाहरण दो कि कार्य हो लेकिन लगने वाला जो वर्क डन फोर्स जो हो वो जीरो, जीरो फोर्स पे कौन सा कार्य होगा वह बताना है। वर्क डन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो व्हेन द डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कर रहा है, वर्क डन बाय ए फोर्स किसी बल के द्वारा जो क्या कहते हैं कि कार्य जीरो कब होगा, जब उसका डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स का क्या हो 90 डिग्री पे हो, क्योंकि W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। कल हमने बताया था वर्क डन बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा का मान अगर 90 डिग्री रख दिया जाए तो कॉस 90 का मान जीरो होता है, तो उस अवस्था में वर्क डन हमारा जीरो आ जाएगा और यह जबकि फोर्स उस पर अप्लाइड होगा तब पर भी। ठीक है, फिर कह रहा है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्क डन। अगर क्या कहते हैं कि जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उस दिशा में कार्य न होकर उसके विपरीत दिशा में कार्य हो तो उस प्रकार के कार्य को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रकार के कार्य को हम निगेटिव वर्क कहते हैं या ऋणात्मक कार्य कहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है सीमा ट्राइड टू पुश ए हैवी रॉक ऑफ 100 किलोग्राम फॉर 200 सेकेंड। कह रहा है कि सीमा जो है एक हैवी रॉक बहुत बड़ी चट्टान को जो कि 100 किलोग्राम की थी 200 सेकेंड तक धक्का देती है लेकिन उससे क्या कहते हैं हिला नहीं पाती है। फाइंड द वर्क डन बाय द सीमा एट द एंड ऑफ 200 सेकेंड। तो 200 सेकेंड के आखिरी पर सीमा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। हमने तुमको बताया ना कि अगर कितना भी भारी हम दीवार को दिन भर धक्का दे रहे हैं और धक्का देने के फलस्वरूप दीवार 1 इंच भी नहीं हिल रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन का मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा। फिर अगला कह रहा है स्टेट द वैल्यू ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स। कमर्शियल यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो है उसकी जूल में क्या होगी, तो वो होती है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। अगर आपको याद नहीं तो लिख लीजिएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ये क्या कहते हैं कि कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, जिसे हम किलोवाट आवर में नापते हैं। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज द ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर कह रहा है स्टेट द एनर्जी कंजर्वेशन इन ए ड्राई सेल। एनर्जी कंजर्वेशन ड्राई सेल में कैसे होता है, तो केमिकल टू लाइट एनर्जी, ड्राई सेल और केमिकल टू साउंड एनर्जी। हम उससे क्या करते हैं, लाइट एनर्जी या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ड्राई सेल सूखे वाले से बैटरी को। क्योंकि हम उसको कहाँ लगाएंगे, उसको ले जाएंगे केमिकल एनर्जी को तो टार्च में लगा देंगे तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर उसको रेडियो में लगा देंगे तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कह रहा है कि ए horse of mass 210 kilogram and a dog of mass 25 kilogram are running at the same speed. Which of the two possesses more kinetic energy and how? एक घोड़ा 210 किलोग्राम का और एक कुत्ता 25 किलोग्राम का, दोनों क्या कर रहे हैं,
सेम स्पीड से, भी स्पीड से क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, सड़क पे दौड़ रहे हैं, तो हमको ये मालूम है कि रनिंग करते समय काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होगा हाफ एम बी स्क्वायर। के ही बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, के ही बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। ये हाफ एम बी स्क्वायर होगा। एक जो है 210 किलोग्राम का है घोड़ा, ये जो है के ही बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 210 वी स्क्वायर, और दूसरा है के टू जो है फर्स्ट जो है घोड़े का है, हॉर्स का है, और ये कुत्ते का है 25 किलोग्राम का है, इसका हाफ 25 वी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों में हम क्या देख रहे हैं, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वी स्क्वायर दोनों में कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, ये एम का मान बढ़ रहा है घोड़े का, तो काइनेटिक एनर्जी हमने बताया था प्रोपोर्शनल टू मास यानी कि द्रव्यमान के, और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वेग, वेलोसिटी, वेग के प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए क्या होगा कि दोनों जब समान वेग से दौड़ेंगे तो कुत्ते की तुलना में गतिज ऊर्जा क्या होगी, घोड़े की ज्यादा होगी। यानी कि कुत्ता रास्ते में जाके किसी से टकराएगा उस स्पीड से दौड़ते हुए, तो कुत्ते से टकराने वाले व्यक्ति को कम चोट लगेगी, घोड़ा से टकराने वाले व्यक्ति को ज्यादा चोट लगेगी। अगर हाथी दौड़ता रहता तो हाथी से टकराने वाले की हालतें पंचर हो जाती। तो यही कारण होता है कि जो तुमको इस कुत्ता और घोड़ा से बता रहा है, यही हम तुमको बताए थे कि अगर तुम एक्सीडेंट कर जाते हो, सेम स्पीड से एक आदमी मोटरसाइकिल चला के आए और एक आदमी साइकिल चला के आए, तो साइकिल वाले में क्या होगा, साइकिल वाले से हमको कम चोट लगती है, अब मोटरसाइकिल वाले से हमको ज्यादा चोट लगने की संभावना रहती है। फिर कह रहा है व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो हमको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जी जो है स्मॉल जी के कारण वो नीचे की ओर खींचती जाती है, और वो एक्सीलरेशन का कार्य करता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से वो लगातार घटाता जाता है, और अंत में एक अवस्था आती है कि एक ऊंचाई पर पहुंचकर गेंद क्या होती है, एक ऊंचाई पर जब पहुंच जाती है तो वहां उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और जीरो होने के बाद फिर वो वापस नीचे पृथ्वी की ओर आना चालू कर देती है। जैसे गेंद हमने नीचे से फेंकी तो ऊपर की तरफ गई, यहाँ पहुंच के यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और नीचे उसकी भी जो है यू बराबर जो है कुछ समथिंग रहेगा। ठीक है, अपवर्ड डिक्रीजिंग कह रहा है। व्हाट हैपेंस टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी एज इज वेलोसिटी बिकम्स जीरो। कह रहा है कि जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। हम तुमको बता दें कि ये जो एनर्जी कंजर्वेशन के नियम से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर होती चली जाती है, और जब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है तो उस अवस्था में जहां पे ऊपर रुकी है जाके एक सेकेंड के लिए, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, ये जान लो। अगर कोई गेंद नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो फेंके जाने के फलस्वरूप जितनी ऊंचाई तक वो जा रही है उस ऊंचाई पर पहुंचने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी माने जो स्थितिज ऊर्जा है वह मैक्सिमम होगी, जो जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वहां पे पी का मान मैक्सिमम होता है। इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज हाफ, अगर किसी बॉडी की स्पीड हाफ कर दी जाए तो कह रहा है व्हाट इज द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, स्पीड हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, पहले ये था, बाद में के ही बराबर क्या हो जाएगा, के ही बराबर हाफ एम हाफ बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा के ही बराबर हो जाएगा हाफ एम गुणे 1/4 वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पहले की चौथाई हो जाएगी। अगर किसी की स्पीड हम क्या कहते हैं आधी कर दे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, चौथाई हो जाएगी, तो उस अवस्था में 1/4 हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी यदि हम उसकी स्पीड को क्या कर दें, आधा कर दें। जैसे ही हम क्या कहते हैं कि स्पीड आधा करेंगे
तो काइनेटिक एनर्जी जो है 1/4 हो जाएगी। इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है 1 नंबर में और पूछा जाएगा भी, आप इसको नोट कर लीजिए। ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाले में ये करते हैं कि या तो हम स्पीड को हाफ कर देते हैं या उसका द्रव्यमान घटा देते हैं। तो स्पीड जब की जाएगी तो चूंकि v स्क्वायर में है तो इसलिए वो क्या होगी, वो चौथाई होगी। अगर ये हम द्रव्यमान घटा देते, द्रव्यमान का मतलब उसका हम क्या कहते हैं कि मास घटा देते, तो उस कंडीशन में क्या होता कि उसकी जो है स्पीड उसके द्रव्यमान के घटने से अगर आधी घटाते तो आधा होती, अगर काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाती, क्योंकि मास जो है स्क्वायर के रूप में नहीं है, यम v स्क्वायर है। यम जो है प्रोपोर्शनल है लेकिन वो सीधे है, वो क्या कहते हैं स्क्वायर में नहीं है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, 1 वाट पावर को कैसे हम डिफाइन करेंगे? 1 वाट इज द पावर दैट इज टेक्स टू डू 1 जूल ऑफ ए वर्क इन ए 1 सेकेंड। यदि 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में किया जाए किसी वस्तु द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम 1 वाट पावर कहते हैं। 1 वाट का पावर कहेंगे। 1 वाट का पावर किसे कहा जाएगा? यदि 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में कर दिया जाए। हमने कल बताया था कि एनर्जी और वर्क के मात्रक एक ही होते हैं, वो होता है जूल। ये याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर पूछ जाएगा। हाउ मेनी जूल्स मेक्स ए 1 किलोवाट आवर? तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? तो अभी हमने लिखा था 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। याद रखिएगा, एकदम याद कर लेना है कि 1 जूल में क्या होता है, ये पूछा जाएगा। 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप में आपके क्वेश्चन क्या आएंगे? डिफाइन वर्क, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क इन टर्म ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। तो एसआई यूनिट भी लिखना है। तो ये सीबीएसई जब देगा तो कैसे देगा? तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाए और बल की दिशा में विस्थापन हो जाए तो उसको हम वर्क डन कहते हैं। इसका डब्ल्यू बराबर एफ एस एफ डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ डी या कॉस थीटा उसमें और लगा रहता है, क्योंकि कॉस थीटा का मतलब है कि बल का कोण कितना है वो उस पर डिपेंड करता है। 90 डिग्री हो जाएगा तो लगने वाला बल 0 हो जाएगा। और बल का मात्रक हमने बताया था कि ये जो है वर्क डन जो है किस पे होगा? जूल में होगा। वर्क डन की जो मात्रक है, वर्क माने कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। दोनों आंसर मिल गए हमारे। ए बॉक्स ऑफ अबाउट 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए एंड ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज मूव्ड टू ए पॉइंट बी। एक 10 किलोग्राम का बक्सा है। सवाल कह रहा है 10 किलोग्राम का यहाँ पे बॉक्स है और ये ए बिंदु पे है। इसको हम यहां से ले जाके यहाँ पे रख देते हैं। ये सॉरी, यहाँ पे भी 10 किलोग्राम है और ये बिंदु बी है। कर आई मूव टू ए पॉइंट बी, हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस माने क्षैतिज तल पे क्या कर रहा है? ये मूविंग कर रहा है। फिर कह रहा है विच इज द एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ए। ये 2 मीटर की दूरी पर है। ए से बी के बीच की दूरी जो है कितनी है? 2 मीटर की है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी इज हॉरिजॉन्टल, फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉक्स। ठीक है। जी बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का मान दिया है। और कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या होगा? ये अपना जस्टिफाई आंसर भी करना है। तो वर्क डन क्या होगा? डब्ल्यू बराबर होगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। डब्ल्यू बराबर क्या होगा? डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एस इंटू एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, ये क्या है? एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा क्या है बता सकते हो?
ये हमने चित्र थोड़ा सा गलत बनाया है। हॉरिजेंटल का मतलब है लंबवत, लंबवत का मतलब हुआ सीधे ऊपर की ओर फेंका जाए। 10 किलोमीटर का है, 10 किलोग्राम, और ये लंबवत यहाँ पे आ रहा है 10 किलोग्राम, ठीक है। और ये जो है 2 मीटर की दूरी है इनके बीच की। कॉस थीटा क्या जा रहा है, 90 डिग्री जा रहा है, 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0। कॉस 90 का मान 0 हो गया तो हाई कूल लिखने की हमको जरूरत नहीं कि 2 मीटर का है, 10 किलोग्राम का है और 10 मीटर पर सेकेंड का वेग लग रहा है। इसका टोटल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ। अब एक ऑब्जेक्ट को एक निश्चित एंगल पे क्या कहते हैं कि जमीन से फेंका जा रहा है, जो क्या कर रहा है कि एक कर्व्ड पाथ पे घूम रहा है और एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड, और अंत में वो जमीन पर आ जाता है। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजेंटल लाइन। उसी हॉरिजेंटल लाइन में इनिशियल और फाइनल पाथ है, वो सीधे उसी लाइन में आ जाता है। फिर कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑन द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई और आंसर। अपने आंसर को बताना है। तो जब सेम पोजीशन में आएगा तो 90 डिग्री पे फेंका गया होगा, जैसे आपने बताया था तेंदुलकर मारे और सीधे गेंद सीधे ऊपर 90 अंश के कोण पर सर के ऊपर से चली गई, तो वह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो गई। और उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, कब हम कहते हैं कि कोई कार्य हुआ है। अगर किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने के फलस्वरूप उसमें विस्थापन हो जाए तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। हमें क्या कहते हैं, डिस्टेंस कवर नहीं करनी है, डिस्प्लेसमेंट होना है, मतलब कि ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी कुछ होना जरूरी है। ये नहीं कि गेंद से मारे तो वर्क डन तो हुआ, ऊपर चली गई, पता चला तो कहेंगे सर 50 मीटर ऊपर उठी थी गेंद, तो गेंद 50 मीटर ऊपर उठी ठीक उसी स्थान पे गिर गई तो वर्क डन नहीं कहला जाएगा। क्योंकि हमने कहा था सर्कुलर पाथ पे वर्क डन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हम बार बार घूम के डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, वहां पे घूम के अपने इनिशियल पॉइंट पे बार बार आ जा रहे थे, इसलिए वहां पे वर्क डन नहीं हो रहा था। अगर हम इनिशियल पॉइंट पे नहीं आते, हमारे बीच का डिस्प्लेसमेंट रहता तो वर्क डन कहलाता। अगर क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन नहीं है। सेम पोजीशन पे आ जाना वर्क डन नहीं। हम जहां बैठे हैं यहां से उठ के जाए, घूम फिर के आके फिर यहीं पे बैठ जाए तो हमारा वर्क डन नहीं कहा जाएगा कि हमने कोई कार्य किया। ये माना जाएगा कि हम जहां पे थे वहीं पे पड़े हुए हैं, घूम फिर के आके फिर यहीं पे बैठ गए। तो वर्क डन जब भी कहा जाता है जबकि उसमें क्या हो, फोर्स लगाने के फलस्वरूप डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ विस्थापन होना जरूरी है। विस्थापन देखो, डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बताया जा रहा है। नेसेसिटी कंडीशन फॉर वर्क डन क्या क्या है, पहला है फोर्स शुड एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड इट मस्ट कॉज द डिस्प्लेसमेंट। हमने पहले बताया ना कि जो वर्क डन होगा वह डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। फोर्स लगे और फोर्स लगने के फलस्वरूप उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तब कहा जाएगा कि वर्क डन हुआ, अदरवाइज वर्क डन नहीं हुआ। दूसरा है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं घूम फिर के वहीं पे आके गिर जाए। गेंदा ऊपर उठी थी बहुत तेजी से, लेकिन क्या कहते स्पीड बहुत तगड़ी थी, लेकिन आके वहीं सर पे आके फिर से गिर गई, तो जहां से उठी वहीं पे गिर गई, तो वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। फिर कह रहा है राइट ए सुटेबल रीजन फॉर हीटिंग अप ऑफ ए मेटल व्हेन हिट बाय ए फास्ट मूविंग हैमर। वह तरीका बताइए, कह रहा है कि राइट ए सुटेबल रीजन, एक उचित कारण दीजिए फॉर हीटिंग अप ए मेटल, एक धातु को गर्म करने का, व्हेन हिट बाय ए फास्ट मूविंग हैमर, जब उसको हम बहुत बड़े फास्ट मूविंग तेज गति से काम करने वाले, हैमर माने हथौड़े से हम पीटते हैं, तो उसका गर्म होने का रीजन बताइए। हथौड़े से पीटने पे धातु गर्म क्यों हो जाती है, तो भाई जब हथौड़े से पीटेंगे तो उसको क्या देंगे आप, काइनेटिक एनर्जी दे देंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी
ड्यूरिंग हीटिंग ए मेटल बाय ए फास्ट मूविंग हैमर ड्यू टू विच मेटल गेट्स हीटेड। जो पोटेंशियल एनर्जी हैमर की है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर क्या होती है, शीट को मिलती है, जिसके कारण वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। फिर अगला है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉलोइंग केसेस। इस केसेज में टाइप ऑफ फॉर्मेशन आप बताना आपको कि एनर्जी का किस तरह। व्हेन कोल इज बर्न, जब कोल को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, तो वहां पे केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में निकलती है। कोल को गर्म करने पर, कोयला को जलाने पर क्या होगा, कोयले के अंदर केमिकल एनर्जी इकट्ठा है। अब चाहे कोयला जलाओ, चाहे कागज जलाओ, चाहे लकड़ी जलाओ, चाहे कुछ हो जलाओ, चाहे गैस जलाओ, तो वो क्या है, केमिकल एनर्जी इकट्ठा है। और केमिकल एनर्जी जलाने पे क्या होती है, हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हीट निकलती है, हीट आपको गर्मी देती है, लाइट भी निकलती है। अंधेरे में अगर कोयला जलेगा तो आपको रोशनी भी दिखाई देगी, तो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और आपको रोशनी देने का काम करेगी। फिर अगला है कि इन ए थर्मल पावर प्लांट, जब हम उसको क्या कहते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में कोयले को हम जलाते हैं तब क्या होता है, तो थर्मल पावर प्लांट में जलाने पर हम उसको क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी से वो किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि ए वेट ऑफ ए पर्सन ऑन ए प्लेनेट ए इज अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेट जो है प्लेनेट ए, कह रहा है ए पर्सन ऑफ ए प्लेनेट ए इज अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ। उसका प्लेनेट ए पर पहुंचने पर वजन पृथ्वी के वजन का आधा हो जाता है। ही कैन जंप अप टू 0.54 मीटर हाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वह जमीन पर 0.4 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता है। ठीक है, तो वहां पर वह कितने ऊंचाई तक, प्लेनेट ए पर वो कितने ऊंचाई तक कूद लेगा। तो इसको लगाने के लिए हम बता दें, सवाल कर रहा है द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन ए प्लेनेट ए इज अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी के तुलना में वहां पर प्लेनेट ए पर उसका वेट क्या है, हाफ है, आधा है। तो वेट का मतलब हो जाएगा उसका जो है आधा हो गया। फिर वो कह रहा है कि ही कैन जंप अप टू 0.4 मीटर हाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो पृथ्वी के सतह पर 0.4 मीटर तक ऊंचा कूद सकता है। हाउ मेनी कैन ही जंप इन द प्लेनेट ए, तो प्लेनेट ए पर कितना ऊंचाई तक कूदेगा। तो यहाँ पे क्या है कि वह जब कूदने का काम करेगा, जब वो कूद रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसके कूदने में जो mgh है यहाँ का, वो पृथ्वी का mgh जो है वह हम बराबर दिखाएंगे h के लिए। h जो है हाइट है, उसकी कूदने की हाइट है कि कितनी ऊंचाई तक वो कूद ले रहा है जमीन से, वह h क्या है, उसकी ऊंचाई का हाइट है। क्या पृथ्वी पे था तो वह h मीटर ऊंचा कूद रहा था, h1। ये अर्थ पे था, अर्थ पे, तो यहाँ पे ये कूद रहा था ऐसे, तो ये h ऊंचाई तक कूद रहा था, ये h1 है। और जब वो प्लेनेट ए पे चला गया है, तो यहाँ पे जब कूद रहा है, तो ये कितना कूद रहा है, ये h2 ऊंचाई कूद रहा है। ठीक है, वो h2 ऊंचाई कूद रहा है, और ये जो है उसका जो है वेट कर रहा है कि मास जो है वो आधा के, वेट जो है आधा हो जा रहा है पृथ्वी की तुलना में, वहां पे क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इससे निकालेंगे, यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जीवन है और उसका गुरुत्वाकर्षण क्या है, G2 है। ये क्या है, इसका जीवन है और इसका G2 है। ठीक है, और वेट जो हमारा आ रहा है वो हाफ आ रहा है। यहाँ पे एक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पे आधा किलोग्राम आ रहा है। ठीक है, तो वेट उसका हाफ आ रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, m m1 g1 h1 m1 g1 h1
बराबर होगा M2G2H2। M2G2H2 के बराबर हो जाएगा। M1G1H1 को हम बता देंगे M2G2H2 के बराबर। और हमारा क्या है, M का मान बराबर है, M दोनों में बराबर है, M2 हटा दे रहे, दोनों को हटा दे रहे, एक समान एक ही पिंड है, दोनों कट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, M की जगह हाफ हो जाएगा। अगर G1 बराबर G है, G2 है, तो क्या हो जाएगा, हाफ G2। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, G का मान G2 बराबर हाफ G, क्योंकि द्रव्यमान गुणे त्वरण जो होगा वही होगा। और ये G2 का मान क्या हो जाएगा, G2 हाफ G2H2 बराबर हो जाएगा 0.4। ठीक है, G2 बराबर हो गया हाफ G। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा H2 बराबर हो जाएगा, H2 बराबर ये हो जाएगा H2 का मान 0.4 इंटू टू, 0.4 इंटू 2, उसका दुगुना हो जाएगा। ये वहां पे कूदेगा 0.8 मीटर की ऊंचाई तक। वहां पे कितनी ऊंचाई तक वो कूद लेगा, 0.8 मीटर की ऊंचाई तक वह कूद लेगा। फिर कह रहा है एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज रेटेड 1200 वाट। एक इलेक्ट्रिकल हीटर लिया गया है, उस पर रेट लिखा गया है 1200 वाट, मतलब 1200 वाट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर। 10 घंटे में कितना एनर्जी वह यूज करेगा। तो 1200 वाट है, तो 1200 वाट को हम किलो वाट में बदलेंगे, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम जो होती है किलो वाट पर आवर होती है। तो इलेक्ट्रिकल हीटर रेटेड लिखा है, इलेक्ट्रिकल हीटर रेटेड, इलेक्ट्रिकल हीटर रेटेड ये बराबर है 1200 वाट। 1000 वाट का 1 किलो वाट होता है। 1000 वाट का 1 किलो वाट होता है, तो 1000 से भाग कर देंगे इसको, 1200 भागा 1000, 1200 भागा 1000, ये बराबर हो जाएगा 1.2 किलो वाट। कितना होगा, 1.2 किलो वाट। टाइम दिया है 10 आवर, टाइम बराबर 10 आवर्स। अब कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होती है पावर इंटू टाइम टेकन, पावर इंटू टाइम टेकन। इसमें जो पावर लिया जाता है वो किलोवाट में लिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और समय जो लिया जाता है वो घंटे में लिया जाता है। समय किसमें लिया जाएगा, घंटा में लिया जाएगा। ये पावर हो जाएगा, पी का मान कितना हो जाएगा, 1.2 किलोवाट गुणे 10, ये बराबर हो जाएगा 12 किलोवाट आवर, या इसको हम कहते हैं 12 यूनिट। बिजली कितनी खर्च हो जाएगी 10 घंटा में, 12 यूनिट खर्च होगी। अगर मतलब कि 1200 वाट का हीटर अगर हम जलाते हैं 10 घंटा, तो 10 घंटे में हम 12 यूनिट बिजली क्या करेंगे, खर्च कर देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर कह रहा है व्हाट इज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। P बराबर होता है W/T, और W जहां वर्क डन है, T जो है टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट है, वो क्या कहते हैं कि वह पावर कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह के सवाल है आपकी किताब में, और भी जो सवाल होंगे उनको आप लोग क्या करेंगे, हल करके लगा लेंगे। ओके।